हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो आपका अभी एग्जाम चल रहा है, उसमें हम बेसिकली आज बात करेंगे कि जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, वहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, और किस तरह के कंसेप्ट्स को बहुत ही मतलब एकदम मतलब कंसेप्चुअल चीजें कहाँ से पूछी जा रही है, वो मैं एकदम बढ़िया डिटेल में आपसे बात करूंगा। इसका कंप्लीट हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं कुछ ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपसे डिस्कस करूंगा कि इनको भी आप थोड़ा सा देख के जाएं। मैं उन फैक्ट्स के बारे में सामान्यतः बात नहीं करूंगा जो आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम को फोकस करते हुए मैं कुछ बात करूंगा आज पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये लेक्चर आप एकदम एग्जाम से पहले थोड़ा देख लें। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये चीजें। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैं कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने पे ही फोकस करूंगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से इसको सुने और अच्छे से एग्जाम दें। और ये अपने जून सेशन के लिए पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, पेपर 2 एजुकेशन, सब एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इसका डिटेल में मैं लास्ट में बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूं अपने टॉपिक्स के बारे में। जैसे हम बात करें, जो एग्जाम हुआ आज, उसमें ये पूछा गया कि कौन सी जो गैस है वो लंदन स्मोक के लिए जिम्मेवार है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लंदन स्मोक। बेसिकली स्मोक क्या होता है आपको पता है, स्मोक प्लस फोग होता है। वो क्या होता है, स्मोक होता है। स्मोक प्लस फोग स्मोक होता है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा लंदन स्मोक है वो कौन सी गैस के लिए या इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो दो तरह के स्मोक हम पढ़ते हैं, है ना। पहले मैं फिर इस पे दोबारा आऊंगा। लंदन दो तरह के स्मोक हम पढ़ते हैं इसकी फॉर्मेशन के आधार पे। एक तो होता है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है ना, फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम लॉस एंजल्स स्मोक बोलते हैं। और एक है क्लासिकल स्मोक, जिसको बेसिकली लंदन स्मोक बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कि अब की बार फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पूछ ले कि फोटोकेमिकल स्मोक या फिर लॉस एंजल्स जो स्मोक है वो कौन सी गैस की वजह से होता है। और अभी लंदन स्मोक के बारे में तो पूछा ही गया है। तो अगर आप इनका मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि कौन कौन सी गैस की वजह से होता है, वो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो पहले मैं बात करता हूं फोटोकेमिकल स्मोक या फिर सीधी सी बात है लॉस एंजल्स के बारे में, और क्लासिकल स्मोक यानी कि लंदन स्मोक के बारे में। अगर लंदन स्मोक के बारे में बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से लंदन स्मोक होता है, मतलब हुआ था। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। क्यों? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसने वाटर से रिएक्ट करा और वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, और एज ए स्मोक हुआ ये, है ना, स्मोक प्लस फोग। तो ये ऊपर जो एक्सप्लेनेशन था वो यही था कि लंदन स्मोक इज प्रोड्यूस फ्रॉम गैस लाइक SO2, ठीक है। इसने फाइनली रिएक्ट करके H2SO4 बनाया। और अगर हम बात करें फोटोकेमिकल स्मोक या लॉस एंजल्स स्मोक पूछ ले आपसे, तो ये किसकी वजह से है? रिएक्शन ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटोन, है ना, सनलाइट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, और वोलेटाइल और जो कंपाउंड्स है वो हो गए, VOCs जो होते हैं। तो अगर फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पूछे कि ये किसकी वजह से है, तो ये सनलाइट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, और वोलेटाइल कंपाउंड्स जितने भी हैं वो हो गए, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा और भी हम डिटेल में बात कर लें। जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स और जो फैक्ट्रीज है इसमें जो धुआं निकलता है उसकी वजह से है। और आपको पता है जो क्लासिकल स्मोक या फिर लंदन स्मोक की बात कर रहे थे वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली जो हमारा कोल है, कोयला है ना, क्योंकि कोयला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट तरह का कोयला पाया जाता है। तो बिटुमिनस में सल्फर बहुत मात्रा में है, तो कोयले की वजह से इसका एक प्राइमरी एज अगर कोयला की यूज करते हैं जहां पे सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है कोयले में, तो उसकी वजह से होता है। और इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री में और सेकंड पेपर में बेसिकली इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। ये आपको इतना ज्यादा, ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है बेसिकली, और ये रिड्यूसिंग है। इतना थोड़ा सा आपसे डिटेल में पूछे ना पूछे इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप याद रखना जो फोटोकेमिकल स्मोक है लॉस एंजल्स है वो ऑक्सीडाइजिंग है, क्लासिकल स्मोक जो है वो रिड्यूसिंग स्मोक है। ये थोड़ा साइंस की बात है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। लेकिन ये चीज याद रखना कि जो सनी क्लाइमेट होता है, तो सीधी सी बात है फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोन यानी कि सन एनर्जी होगा, तो सनी क्लाइमेट यानी कि सूर्य की किरणें या फिर ड्राई सीजन में ये फॉर्मेशन होगा किसका? फोटोकेमिकल स्मोक का। और जैसे जो क्लासिकल स्मोक है बेसिकली ये
कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है उसके अंदर ये क्लासिकल स्मोक या फिर लॉस एंजल्स होता है। तो आप इन दोनों स्मोक यानी कि स्मोक प्लस फोग के बारे में जानकारी रखोगे, फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक, क्योंकि आज क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिकल या फिर बेसिकली लंदन स्मोक के बारे में। तो इसका आंसर होता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ये ऑप्शन भी था तो राइट आंसर यही करना था आपको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अभी आप इस पेपर को देखेंगे और पेपर में एनालिसिस करेंगे तो तीन चीज बहुत ही ज्यादा पूछी जा रही है बेसिकली, है ना। क्या? एक तो बीओडी के बारे में, एक सीओडी के बारे में है और डीओ के बारे में। ये ऑप्शंस में भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। तो हमें इन तीनों को अच्छे से समझना है कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है और डीओ क्या चीज है, बिल्कुल शांति से समझना है। डीओ के बारे में पहले बात करता हूं मैं। डीओ का मतलब होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। क्या होता है? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब घुलित ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन आपके पास एक बार पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो थर्मल पॉल्यूशन हो जाए, अगर तापीय प्रदूषण हो जाए, थर्मल पॉल्यूशन हो जाए, तो जो वाटर के अंदर डीओ है, जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, घुलित ऑक्सीजन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना जो डीओ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, थर्मल पॉल्यूशन हुए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसमें घुलित ऑक्सीजन थी वो उससे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो उस वाटर बॉडी में डीओ की मात्रा कम हो जाएगी। तो याद रखना थर्मल पॉल्यूशन यूज हो जाएगी वो, बिकॉज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन डीओ है वो कम हो जाएगा, यानी कि थर्मल पॉल्यूशन और डीओ है यानी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मैं अभी सिर्फ डीओ के बारे में बात कर रहा हूं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के। बीओडी और सीओडी के बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो चलो पहले डीओ के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन से भी समझिए आप। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थोड़े पहले वाले एग्जाम से पूछा गया, तो इससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। डिक्रीजिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन ए वाटर बॉडी, कह रहा है एक जल निकाय में विलयित ऑक्सीजन की स्तर में कमी आ रही है। कोई वाटर बॉडी है, एक कोई जलीय निकाय है और उसमें डीओ यानी कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन वह कम हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? पहला कह रहा है सेवरली थ्रेटन द एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा है। बिल्कुल जलीय जीवन जो उसके अंदर रह रहा है, क्योंकि वो वहीं की ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, गिल्स होते हैं उनके अंदर, तो उनके लिए तो खतरा है अगर उसमें डीओ या डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। इट इज मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, मुख्यतः ऑक्सीजन की मांग वाले अपशिष्ट के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें बेसिकली ऐसे कोई वेस्ट है जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, है ना। जैसे बीओडी हम पढ़ेंगे तो इसकी वाटर बॉडी की बीओडी ज्यादा है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो बेसिकली जो भी है वेस्ट है वो ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन डिमांड करेगा तो उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक मेन कारण हो गया, या मेन इसका मतलब जो डिक्रीजिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसके लिए ये रिलेट कर रहा है। तीसरा ऑप्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि उस वाटर बॉडी के अंदर जैव निम्नीकृत पदार्थ है। यानी देखो दो तरह के सब्सटेंस पड़ते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकृत, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि गैर जैव निम्नीकृत। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से डिग्रेड हो जाए उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। एनी सब्सटेंस दैट कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये बीओडी की डेफिनेशन है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अगर उसकी सहायता से कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस पच जाए, डिग्रेड हो जाए, अपघटित हो जाए, तो उसको बोलेंगे वो बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि जीवों की सहायता से डिग्रेड हो गया ना, तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो इसका मतलब उसके अंदर जीव है और ऑर्गेनिक पदार्थ या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, उसको डिग्रेड करने में ऑक्सीजन की तो डिमांड करेंगे। जैसे आप अभी खाना खाया मान लो, और ऑक्सीजन क्या करती है? आपके खाने को तोड़ती है, डिग्रेड करती है, यानी कि आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो, खाना टूट रहा है। वैसे ही उसके अंदर कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और उसको डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो यूज करेंगे तो डिक्रीजिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ठीक हो गया। डी कह रहा है, ये कह रहा है कि कोज अनडिजायर्ड टेस्ट एंड ऑर्डर, अवांछित स्वाद और रंग का कारक। बिल्कुल, अगर किसी भी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ वेस्ट ज्यादा पड़ा हुआ होगा तो उसमें बिल्कुल टेस्ट ऑर्डर ये सब तो होएगा ही होएगा, खराब होएगा ही, अनडिजायर्ड होगा। तो ए बी सी डी हो गया। ई कह रहा है मेक इट नॉन ड्रिंकेबल टू ह्यूमन बींग्स। अब आप सीधा क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी वाटर बॉडी में डीओ का डिक्रीज होता है
तो इसे मानव के लिए अपेय बनाएगा। देखो अगर सीधा डीओ से इस ऑप्शन को रिलेट करते हैं तो ये मानव को, क्योंकि जो हम लोग होते हैं वो पानी में घुलित ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, तो डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं चूज करते कि हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं होगा। हालांकि उसमें वेस्ट डाल दिया तो खराब हो जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन की लाइन देखिए कि सिर्फ हमने ऑक्सीजन डिमांड है वो वाटर बॉडी का कम, सॉरी डीओ है वो कम है वाटर बॉडी का, तो हम क्योंकि हम पानी है और पानी में घुलित ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं, अगर पानी में घुलित ऑक्सीजन लेते तो हम डूबते थोड़ी, हम तो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर डिक्रीजिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वाटर बॉडी में, तो हम क्या ऑप्शन करेंगे, बेसिकली चूज करेंगे ए बी सी और डी। ये तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको शायद डीओ की बात क्लियर हुई होगी, हुई है। अब मैं बीओडी और सीओडी के बारे में भी बात करूंगा। देखो यही मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, बीओडी क्या होती है। ये है, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड। अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। ये कोई वाटर बॉडी है, मान लेते हैं जलीय निकाय है, इसमें पानी है, ठीक है, ये जलीय निकाय है, और इस जलीय निकाय में मान लेते हैं कोई वेस्ट आ गया है ना, और ऐसा ये वेस्ट है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट है, और ये ऐसा वेस्ट है जो जिसको सूक्ष्म जीव डिग्रेड कर सकते हैं या अपघटित कर सकते हैं, यानी कि ये वेस्ट है वो जैव निम्नीकृत है, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये मान लेते हैं ये वेस्ट है वो जैव निम्नीकृत है, ठीक है भाई। अगर यानी कि ये जीवों की सहायता से निम्नीकृत हो जाएगा। तो आपने देखा होगा अगर बाहर कोई जानवर मर गया या कुछ भी होता है तो उसमें सूक्ष्म जीव उसको उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको मिट्टी का मिट्टी में मिला देते हैं ना, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसा ही कोई वाटर बॉडी में पदार्थ है जो बायोडिग्रेडेबल है, उसमें अगर हम सूक्ष्म जीव आ गए, मान ले हम क्या, हम सूक्ष्म जीव थोड़ी है सर, मतलब सूक्ष्म जीव आ गए, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, सूक्ष्म जीव इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब ये सूक्ष्म जीव आ गए, अब ये क्या करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव हैं, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिग्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और डिग्रेड करने के लिए ये ऑक्सीजन की तो डिमांड करेंगे, ये काम करेंगे तो इनको ऑक्सीजन की भी तो जरूरत होगी, तो ये डिमांड किसकी करेंगे, ये डिमांड करेंगे भाई ऑक्सीजन की, ये डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की। चलो तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूरा बीओडी का डेफिनेशन बन गया, क्या, द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड बीओटी। इसको हिंदी में बात करें कि जैव निम्नीकृत पदार्थ को अपघटित करने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा मांग की गई ऑक्सीजन को ही हम बीओडी कहते हैं या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब आप किसको ऐसे समझिए, मैंने दो वाटर बॉडी ली, एक वाटर बॉडी ए है ये कोई, और एक वाटर बॉडी बी है। अगर मैं कहूं कि इसका बीओडी मैं मान लेता हूं 5 है और एक इसका बी का बीओडी 25 है ना, आप मुझे यहीं पर वीडियो रोक के इसका आंसर दो, मैं तो इसका आंसर दूंगा ही। आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें ज्यादा प्रदूषित कौन सी है, ए वाली या बी वाली वाटर बॉडी। मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि ए वाली जो वाटर बॉडी है उसका बीओडी 5 है, बी वाली जो वाटर बॉडी है उसका बीओडी 25 है। तो आपसे पूछे कि इसमें ज्यादा प्रदूषित कौन सी है, आपका क्या आंसर होगा, कमेंट करिए, मैं बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि इसका बीओडी 25 है, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। और ऑक्सीजन की डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो सब्सटेंस गिरा हुआ है, ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये ज्यादा है, तभी तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इसीलिए ये ज्यादा डिमांड ऑक्सीजन की है, क्योंकि ज्यादा उसमें जैव निम्नीकृत पदार्थ गिरा हुआ है तो ज्यादा प्रदूषित ही होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो जाएगा इसका, इस तरह से। ये तो हो गया बीओडी। अगर अब हम बात करें सीओडी की, सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए अगर हमने बीओडी का फुल फॉर्म पढ़ा तो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वहां पे जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे वो सूक्ष्म जीव कर रहे थे। कौन कर रहे थे, सूक्ष्म जीव। लेकिन यहां केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में
जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, केमिकल कर रहा है। यानी ऐसा तो देखो, ये कोई वाटर बॉडी है तो जरूरी तो नहीं है ना इस वाटर बॉडी के अंदर सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो, जैव निम्नीकृत पदार्थ हो। ऐसे भी बहुत से पदार्थ होते हैं जो गैर जैव निम्नीकृत होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से डिग्रेड नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमें केमिकल की जरूरत होगी। तो बेसिकली जो केमिकल है वो क्या है, सबको डिग्रेड कर देता है, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। बट यहां पे जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो किसके द्वारा होगी, केमिकल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो आपको डिफरेंस याद रखना है, बीओडी में बेसिकली जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाती है, सीओडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो केमिकल्स के द्वारा की जाती है। तो ये आपको कुछ बात समझ में आई, इतनी समझ में आई बहुत है, नहीं समझ में आई बताना एक बार, ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। मैं इतनी बात कर सकता हूं, नहीं तो मैं और बात करता, लेकिन कुछ क्वेश्चन से हम और समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपका एग्जाम है इसलिए मैं थोड़ी सी बातों को सीमित करके चल रहा हूं, ठीक है। चलो अब दो स्टेटमेंट है, आप सोच के आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया था, अभी मैंने शामिल किया है। क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लेशन इन हाई इन रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर बॉडी। ऑक्सीजन अवक्षय यानी कि डिप्लीट यानी कि कमी, ऑक्सीजन अवक्षय की संभावना प्रभावी एवं प्रक्षुब्ध जलाशयों में उच्च होती है। यानी कि जो पानी रनिंग में होगा या फिर टर्बुलेंट होगा, है ना, या फिर रनिंग में होगा, उसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन कम होने की संभावना ज्यादा है, अवक्षय की संभावना ज्यादा है। क्या आप इस बात से सहमत है? मैं तो नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? कारण क्या है, जब वाटर रनिंग में होगा, टर्बुलेंट होगा बेसिकली, तो जो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये कह रहा है कम होगी, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को मैं गलत कर देता हूं, बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, ऑक्सीजन इज एडेड टू वाटर बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। ये कह रहा है कि जो वाटर बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन कौन ऐड करता है? हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि ऑक्सीजन उस प्रोसेस में निकलेगी। तो जो पानी के अंदर पेड़ पौधे हैं, एल्गी यानी कि शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाएंगे, तो बिल्कुल ऑक्सीजन तो उसमें जाएगी ही पानी में। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन इसके द्वारा ऐड होगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको पता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये रिएक्ट करेंगे सन एनर्जी के प्रेजेंस में और क्या बनाएंगे, ये C6H12O6 है ना, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन निकलेगी ना यहाँ से, ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी अगर पानी में कोई जो एल्गी है, ग्रीन प्लांट्स है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो, ठीक है। ये है, तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये बीओडी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपकी बीओडी की अगर पिक्चर क्लियर हो गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये कह रहा है, ए हाई अमाउंट ऑफ बीओडी इन ए वाटर बॉडी रिप्रेजेंट्स। कोई वाटर बॉडी है, एक कोई जलीय निकाय है और उसकी बीओडी बहुत ज्यादा है ना, उसकी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? अभी हमने बात की थी पानी ज्यादा पोल्यूट है, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि उसमें बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, बड़ी मात्रा में है, तभी तो उसकी बीओडी ज्यादा है, ठीक है ये भी। प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। अब आप बात बताइए, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन गुड कहां होगी? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को तो कंज्यूम कर रहे हैं ये, तो बीओडी अगर ज्यादा है तो डीओ कम होगी, तो प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट नहीं, ये गुड अमाउंट नहीं होगी। ये हमने बात की थी जब डीओ का क्वेश्चन किया था। और सेवली लिमिटेड एक्वेटिक, जलीय जीवन की जो गंभीर रूप से सीमित, बिल्कुल जलीय जीवन के लिए तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि डीओ कम हो गया है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और बीओडी बढ़ गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी हमारे पास कौन सा है? ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए, बी एंड डी ओनली, ठीक है। तो अब आपको मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं, क्या जो बीओडी, डीओ, सीओडी, कुछ बातें समझ में आई होगी, सारी बात नहीं जरूरी है कि समझ में आ गई हो। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है लेकिन समझ ही गए होंगे, इतना नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, लेकिन हो सकता है कि इससे एग्जाम में हेल्प मिल जाए आपको, ठीक है। अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, और लाइक शेयर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अरे हाँ, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत पूछा जा रहा है। अगर आप पेपर को रिव्यू भी देखते हो, अगर अपने फ्रेंड्स से भी पूछते हो, तो जो फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं वाटर के, है ना, तो ये आपसे पूछते हैं जैसे टर्बिडिटी कौन सा है ना, और ये बेसिकली हार्डनेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 3 तरह के पैरामीटर होते हैं,
जब वाटर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि ये पानी पीने योग्य है कि नहीं, तो तीन चीजें देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक, केमिकल यानी कि रासायनिक, और बायोलॉजिकल। ये सिर्फ आप याद कर लो, अभी मैं डिटेल इतना नहीं बता सकता, ये याद करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी है? टर्बिडिटी, टेम्परेचर, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, सॉलिड यानी कि टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सब के सब है फिजिकल पैरामीटर्स। और केमिकल में क्या है? पीएच, एसिडिटी, एल्केनिटी, क्लोराइड, क्लोरीन रेजिड्यूल, सल्फेट, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, आयरन एंड मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक, हार्डनेस, डीओ, बीओडी, सीओडी, टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये सब केमिकल पैरामीटर्स है। और बायोलॉजिकल में तो सब बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब आ जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा पैनिक मत होना, याद हो जाए तो कर लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखोगे एक दो बार तो याद हो जाएंगे, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब की बार आपसे ये नेशनल मिशन से भी आज क्वेश्चन पूछा गया है ना। 8 नेशनल मिशन है ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, NAPCC, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। 8 है, वो कौन कौन से हैं इनके नाम याद रखने हैं। आज से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज द NAPCC, कौन सा इसमें नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज है। ये 8 है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलग है, ध्यान रखना, वो अलग है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी 8 है, तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ये है कौन कौन से 8? एक तो है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, एक है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ये तो सोलर का मिशन है, और एक है एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना यानी कि एनर्जी की गुणवत्ता को, मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट नाम याद रख लेना, सतत आवास, ठीक है। वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र भी है। एक ग्रीन इंडिया मिशन है, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, और 8वां है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 के 8 आप एक बार देख लो, हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने हिंदी में अभी स्लाइड को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी में थोड़े डिफिकल्ट शब्द हो जाते, लेकिन मैं आपको सोलर मिशन याद रखना है, एनर्जी एफिशिएंसी का मिशन है, हैबिटेट का मिशन है, वाटर मिशन है, हिमालय का इकोसिस्टम है, ग्रीन इंडिया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, और स्ट्रेटेजिक नॉलेज है। ये 8 NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बता देता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी टोटल 8 थे। ये 2000 में इनको लॉन्च किया गया और 2015 में इनको अचीव करने की बात हुई थी। ये कौन कौन से 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इनको सीक्वेंस में याद रखना है। मैं दोनों में बता देता हूं। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, ये पहला था। दूसरा, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, यानी HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और लास्ट 8th है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। ये 8 के 8 क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि कौन सा पहले, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, ऐसे। और प्राइमरी एजुकेशन है, इसमें याद रखना। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें कौन सी एजुकेशन की बात हुई है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, प्राथमिक शिक्षा की। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सफल हुए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आए गए 17, और ये जनवरी 2016 में आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनको अचीव करना है 2030 तक। तो नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17। पहले मैं आप इंग्लिश को बता देता हूं, फिर हिंदी में बता दूंगा। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ चौथे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, वहां पे जैसे सेकंड पे प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई, तो ये याद रखना। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land,
पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट है 17 पार्टनरशिप टू अचीव गोल। तो 17 को 17 मैं आपको वैसे दिखा देता हूं, ये हिंदी में है। कोई गरीबी नहीं, जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, निर्णय कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, कम असमानता, स्थायी शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग उत्पादन, क्लाइमेट एक्शन, पानी के नीचे जीवन, जमीन पर जीवन, शांति और न्याय, मजबूत संस्थाएं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। ये याद रखना, ये 17 के 17 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। उसके बाद जार टेस्टिंग प्रोसेसर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिकली जार टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली ये जो फिटकरी वगैरह डाल दिया, जैसे ये जार है, इसमें पानी रोक के रखा है ना, पानी रोक के रखा थोड़ी देर, और वैसे तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर होंगे पानी में, जो गदलापन टर्बिडिटी होगी उसमें बहुत ज्यादा, और इसमें क्या डाल दिया हमने, कोई फिटकरी डाल दी, एलम डालते हैं ना, एलम सल्फेट फिटकरी, इसमें फिटकरी डाल दी तो वो चिपक के नीचे बैठ जाएगा। उसको बोलते हैं, बेसिकली दो टर्म यूज करते हैं, कोगुलेशन, फ्लैकुलेशन, और फाइनली इसका सेडिमेंटेशन होता है, नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जार टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, यानी कि जार परीक्षण प्रक्रिया। ये आपको कल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, ये याद रखना आप। याद रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, वाटर हार्डनेस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आ रहा है। तो हार्डनेस क्या होती है, बेसिकली हार्डनेस होती है, जैसे पानी को देखें हम, सरफ वगैरह नहीं घुलती है तो वो कहते हैं कि वाटर हार्ड है ये। और दो तरह की हार्डनेस होती है, याद रखना, एक तो होता है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, ये स्लाइड साथ साथ पढ़ भी सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है जो गर्म करने से उड़ जाए, लेकिन परमानेंट हार्डनेस वो होगी जो गर्म जब करेंगे तो नहीं जाएगी, उसको केमिकल रिएक्शन करना ही पड़ेगा। तो आपको मैं दोनों ये हार्डनेस बता देता हूं कि किस किस की वजह से होती है। अगर टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें कि वो किसकी वजह से होती है, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होती है ना, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। अगर जो गर्म करने से दूर हो जाएगी, जैसे हम पुराने टाइम में गांव में रहते थे तो पानी गर्म करके फिर कपड़े धोते थे, वो टेम्परेरी हार्डनेस हट जाती थी। लेकिन परमानेंट हार्डनेस होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से होती है, और वो परमानेंट है, उसको हम अगर चाहे गर्म करेंगे तो भी ये हार्डनेस नहीं जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली पानी की हार्डनेस की बात हो गई, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो आप, ऐसा क्वेश्चन जो आपसे 4 कंसेप्ट्स क्लियर करवाएगा और सीधा आपसे कंसेप्ट्स में पूछा जा सकता है। सीवेज, एग्रीकल्चरल, फर्टिलाइजर, लैंड इरोजन, पावर प्लांट्स, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन, इसको कैटेगरी से आपको मैच करना है। आप देखो पावर प्लांट होगा, पावर प्लांट में आपको पता है बेसिकली कूलिंग के लिए पानी वगैरह होता है, तो गर्म चीजें वहां से निकलेगी, वो हॉट वाटर, तो थर्मल पोल्यूशन इसमें आएगा। डी का 1 तो पक्का आएगा, तो डी का 1 आ जाता है। ऐसे मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऑप्शन ऐसे देखो जो एक ही दिख रहा है, डी का 1 सेकंड ऑप्शन में ही है एक, और फटाफट ये ऑप्शन हो जाता है फिर सेकंड, है ना। ए का 3 है। सीवेज में क्या होगा, सीवेज क्या होता है, जैसे उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कनेक्ट करो, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीजन की डिमांडिंग वाला होगा, क्योंकि वो डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। तो सीवेज किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है ये, ए का 3 हो गया। एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स क्या है, जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो फर्टिलाइजर्स बिल्कुल हो गया। और लैंड इरोजन, सेडिमेंट्स, ठीक है ना, जो मृदा भू अपरदन होता है वो अवसाद तलछट, ये राइट आंसर हो गया इसका सेकंड। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 4 कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं कि अच्छा ये थर्मल पोल्यूशन, बीओडी, है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और इसमें यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रोफिकेशन, ये सब भी टर्म याद होगी आपको। यूट्रोफिकेशन होता है पानी के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से, है ना, पानी के अंदर अगर एग्रीकल्चर रन ऑफ वगैरह से आ गया, जैसे आपने देखा ना गांव के आसपास के जो जोड़ होते हैं उनमें एल्गी बहुत ज्यादा होती है, तो वो किसकी वजह से होता है, यूट्रोफिकेशन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से एल्गल ब्लूम आ जाता है वहां। ओलिगोट्रोफिकेशन होता है जो बिल्कुल साफ पानी होता है, जहां पे एकदम ऐसे कोई प्लांट्स वगैरह नहीं उगे होते, ठीक है ना, ये होता है। ये सब बातें होती है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो बातें जो अभी पूछी जा रही है और आपको कंसेप्ट के लिए जरूरी है, उन बातों के बारे में मैंने बात की है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं अपने कोर्सेज के बारे में। हम देखो पेपर 1 को बहुत शांति से 10 की 10 यूनिट पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक जाते हैं, जो 0 लेवल से हीरो लेवल तक की बात करते हैं हम बिल्कुल। और इसमें पीवाईक्यूज के साथ कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं 10 की 10 यूनिट, ठीक है।
और इसमें रिकॉर्डेड बैच भी है और एक है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव प्लस रिकॉर्डेड में मैं डेली लाइव आता हूं, हम डिस्कस करते हैं आराम से, और रिकॉर्डेड में आपको कंप्लीट 10 के 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाती है, आप आराम से देखिए उनको किसी भी टाइम। और ऐसा ही लाइव में है। और ये कहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे, मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहे हैं सारे कोर्सेज पे जो जून सेशन के लिए, आप चाहिए वेबसाइट पर विजिट करिए। और पेपर 2 हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट साइंस EVS, ठीक है ना, कंप्लीट आराम से, लाइव भी रिकॉर्डेड भी एवरीथिंग एकदम डिटेल में करते हैं। और पेपर 2 एजुकेशन भी हम अपनी वेबसाइट पे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना याद रखना है www.swmg.in। और अगर आपको ये सारे सेशंस अच्छे लगते हैं और आपका चित्त शांत है, आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है हमें, तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों को रिकमेंड करेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। लाइक शेयर सब करते रहिए, ठीक है। यही हमारा कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो अपना चित्त शांत रखें, अच्छे से एग्जाम देखें, बिल्कुल रिलैक्स होके, टेंशन मत रखना, एग्जाम में चित्त शांत रखना, सब बढ़िया है, सब बेहतर होगा। और एक दिन में कुछ ऐसा नहीं होता कि एक दिन में मैं सब कुछ कर लूंगा, तैयारी है वो पीछे की बहुत काम आती है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।